हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फैक्ट वॉर। आज हमारे साथ हैं विक्रमादित्य पांडे जी, जो कि एमपीपीएससी 2019 में सेलेक्ट है एक्साइज सब इंस्पेक्टर की पोस्ट में। तो आज हम लोग विक्रमादित्य जी से बात करेंगे और उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे कि कैसे कैसे उन्होंने पढ़ाई की या उनकी जर्नी में क्या समस्याएं थी जिससे आप लोगों को हेल्प मिल सकेगी। तो वेलकम टू द चैनल। थैंक यू मैम। तो विक्रमादित्य जी, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल ये रहेगा कि आपने ये जर्नी की शुरुआत एमपीपीएससी की तैयारी कब से शुरू की, और फिर आप इंदौर से ही पढ़ रहे थे या पहले भी आपने तैयारी की थी या किसी कोचिंग को ज्वाइन किया आपने? तो शुरुआत से बताइए। सबसे पहले मैंने 2019 में तैयारी शुरू की। 2019 में जब मेरा ग्रेजुएशन मतलब 17 में फिनिश हुआ, इसके बाद सबसे पहले मैंने कहा कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करनी थी। तो मैंने सिलेबस को समझा, एमपीपीएससी के जो भी उस समय का करंट सिलेबस था उसको निकाला, सिलेबस को पूरा अच्छी तरह से अध्ययन किया उसका, उसमें जो भी की डिटेल्स होती हैं उनको समझा। और इसके बाद मैंने मेंस को पहले प्रायोरिटी दी, क्योंकि मैंने देखा तो लोग गाइड जो सिलेक्टेड थे और जो इंटरव्यू एक आध दो मैंने देखे तो उन्होंने भी ये सजेस्ट किया था कि मेंस की तैयारी ही असली तैयारी होती है। तो सबसे पहले मैंने मेंस को समझा, मेंस की तैयारी मैंने शुरू की और 1 साल करीब मैंने मेंस की तैयारी की अच्छे से, एक एक पॉइंट को समझते हुए, और उसके नोट्स वगैरह बनाए। फिर जब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जैसे आया, नोटिफिकेशन आया, 2 महीने बाकी थे, उसके बाद मैंने प्रीलिम्स के सिलेबस को प्रायोरिटी दी और लगभग प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस में 80% या 85% सिमिलरिटीज रहती हैं। तो मेरी 85% प्रिपरेशन वैसे भी थी प्रीलिम्स की, जो 15% उस समय जैसे एक्ट वगैरह हुआ करते थे तो, और बाकी चीज़ें थी जो सिर्फ प्रीलिम्स में आते हैं। तो फिर उनको मैंने ज़्यादा टाइम दिया और टेस्ट सीरीज वगैरह प्रैक्टिस की, तो 2 महीने में वो आराम से चीज़ें हो गई। इस प्रकार मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ। प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद मैंने प्रीलिम्स क्लियर मतलब रिजल्ट उस समय कुछ तकनीकी कारणवश रुका हुआ था, तो नंबर मेरे ठीक ठाक थे, तो मतलब ये था कि हाँ प्रीलिम्स निकल जाएगा। तो इस वजह से इसके बाद लॉकडाउन 2020 में लग गया। अब लॉकडाउन में इंदौर में आने पॉसिबल नहीं था, तो मैंने कुछ नोट्स वगैरह जो बनाए थे और कुछ बुक्स वगैरह जो रीवा में मिल सकती थी, उनसे मैंने अपनी तैयारी प्रॉपर मेंस की जारी रखी। कुछ मैंने ऑनलाइन ऑर्डर में मंगाए। फिर जब लॉकडाउन फिनिश हुआ उसके बाद मैं एग्ज़ाम के जस्ट 2 महीने पहले जब रिजल्ट आया प्रीलिम्स का, तो 3 महीने पहले एग्ज़ाम के 2-3 महीने पहले मैं यहाँ इंदौर आया। यहाँ पे मैंने टेस्ट सीरीज लगाई और फिर उसके बाद मैंने मेंस का एग्ज़ाम इंदौर से दिया था। तो बेसिकली आपने जो एमपीपीएससी की तैयारी की है वो किसी कोचिंग के थ्रू नहीं की, आपने सेल्फ ही किया है ना? सेल्फ किया है। क्योंकि बहुत सारे लोग डायरेक्ट अपने घर से यहाँ आते हैं और किसी स्पेसिफिक कोचिंग को ज्वाइन करते हैं कि और उसके बाद तैयारी शुरू करते हैं, तो आपका ऐसा नहीं था। मैं इंदौर में किसी भी कोचिंग में मैंने क्लास नहीं ली है जी। ठीक है। तो विक्रमादित्य जी, बहुत बार ऐसा होता है, बहुत लोगों से मैंने सुना है कि ये मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था जब मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेरे को एमपीपीएससी ही करना है या सिविल सर्वेंट ही बनना है या यूपीएससी जो भी कर रहे हैं कि सिविल सर्वेंट बनना है। तो अपने साथ भी ऐसा कुछ हुआ था कि जिससे ऐसा लगा कि नहीं नहीं मुझे इसी फील्ड में जाना है, या फिर गो विद फ्लो भी होता है? तो आपका क्या था? एक मोमेंट बताना चाहूँगा। 12वीं क्लास में था मैं, तो ये 2014 की बात है। उसमें लोकसभा चुनाव हो रहे थे या उनका मतलब चल रहे थे, वोटिंग पड़ रही थी। तो ये थोड़ा सा एक कहा जाए कि हास्यास्पद घटना भी हो सकती है, पर वो एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट था समझने के लिए कि आप वहाँ से मतलब किसी भी रास्ते जा सकते हैं। क्या हुआ कि कुछ लोगों ने बोला कि फॉल्स वोटिंग होती है, चलो वोट डालने चलते हैं। उस समय मेरा वोटर आईडी बना नहीं था, तो मैंने कहा ठीक है, एरिया में था। मैं गया और वहाँ पे जैसे गया तो जो वहाँ पे थे लोग, उन्होंने रोक लिया कि भाई ये कहाँ से आ गया है ना, और मुझे बैठा लिया। अब मैं बहुत डर गया एकदम से कि मतलब कुछ भी हो सकता था, और कितना संवेदनशील मुद्दा होता है चुनाव प्रक्रिया जो भी होती है। तो फिर उसके बाद बहुत देर तक बैठाए रहे। मैं बहुत डर रहा था कि पापा अगर जानेंगे तो बहुत कुछ होगा और क्या हो सकता है फैमिली में, मतलब इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं करियर पे। फिर एक तहसीलदार जो जोनल ऑफिसर थे, 2 घंटे बाद वो आते हैं और उन्होंने आके मतलब बोला कि नाम वगैरह पूछा क्या है, बोले वो समझ गए, वो देखते ही समझ गए कि ये मतलब बच्चा है, ये ऐसा कुछ इसका इंटेंशन नहीं रहा है, ये बेचारा है। तो उन्होंने मतलब बोला मुझे कि तुम जाओ यहाँ से, अब दोबारा ऐसे यहाँ पे मतलब इस पोलिंग बूथ के आसपास देखना मत,
और अब ऐसा कोई काम नहीं करना, एक तुमको मतलब एक चांस मिल रहा है काइंड ऑफ। वहां से एक मोमेंट था कि यार जब एक ऑफिसर है उसने एक बच्चे को चाहा तो मतलब एक केस वगैरह जो भी था वो करके वो भी कर सकते थे या करियर भी तबाह हो सकता था, पर उन्होंने वो एक मोमेंट दिया, वो एक चांस दिया कि मैं अपने लाइफ को अलग तरह से शेप कर सकता हूँ। तो फिर मैंने वहाँ वो एक की मोमेंट था जिसने मुझे इंस्पायर किया कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। वेरी गुड। बिल्कुल, ये उसके पीछे की कहानी रही है। ठीक है, थोड़ी अलग कहानी सुनी आज हम लोगों ने, है ना? बिल्कुल। नहीं तो सबकी ऑलमोस्ट सिमिलर कहानी रहती है। जी बिल्कुल। ये मतलब ये एक ऐसा मोमेंट था जिससे हम समझ में आया कि हाँ, एक अथॉरिटी को सही तरीके से कैसे यूज किया जाता है जो आपको दी जाती है। तो विक्रमादित्य जी, ऐसा समय था, कोविड भी था, है ना? बहुत 2-3 साल का स्ट्रगल रहा, ठीक है? उसके पहले भी स्ट्रगल था ही, क्योंकि सर 2019 के एग्जाम में सेलेक्ट हुए हैं और 2019 का जो रिजल्ट था वो बहुत लंबे टाइम से अटका हुआ था, ये हम सभी को पता है। तो सर ने 2020 भी प्रिपेयर किया और एग्जाम दिया, 2021 भी दिया, 2022 भी दिया, सर ने सारे एग्जाम दिए हैं। तो ये जर्नी तो चल ही रही थी लगातार, हालांकि सर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सेलेक्ट हो गए हैं। तो ये जो आपका जर्नी था, ये कैसे आपने खुद को लगातार मोटिवेट रखा? कोविड टाइम पे भी आपको पढ़ते रहना है या जो भी, कैसे आपने खुद को लगातार जी एग्जाम जैसे पता होगा कि ये रुका हुआ था, मेंस हुआ था, लेकिन फिर थोड़ा सी चीजें अटक गई थी। फिर 2020 की उसमें फिर सेकंड लॉकडाउन आया था, तो फिर से मैंने प्रीलिम्स दिया और क्लियर हुआ। फिर उसके बाद लॉकडाउन जैसे ही मतलब थोड़ा सा कम हुआ, रिस्ट्रिक्शंस कम हुए, मैं फिर से वापस इंदौर आ गया और रिजल्ट का कुछ उस समय पता नहीं था और ना ही मतलब ऐसा था कि 20 का रिजल्ट कब आएगा या फिर 20 का मेंस कब होगा, है ना? फिर भी मैं लगातार उसमें 20 में सिलेबस भी चेंज हुआ था, मैंने नए सिलेबस को ही पढ़ा और करता रहा। 20 में मेरे सी सेट में भी नंबर अच्छे थे, तो लगा था कि फॉरेस्ट निकल सकता है, तो मैंने उसको भी तैयारी में रखा। हाँ, क्योंकि क्या होता है कि हमारा सिविल सर्विसेज में जब भी आते हैं, तैयारी करते हैं, तो पहली एक प्रायोरिटी जॉब पाना होती है, एक जॉब सिक्योरिटी होती है। तो आप उसको भी देखते हो कि हाँ, अगर ये साथ में साथ 2-3 एग्जाम हो जाए तो अच्छा रहता है। तो मैंने सिविल सर्विसेज, ये सिविल वाला एक मेंस और फॉरेस्ट वाला मेंस, मैंने दोनों को टारगेट में रखा था, दोनों के सिलेबस को समझा और उसको तैयार करता रहा। फिर जब इसका मेंस हुआ, उस समय 19 का पहला वाला इंटरव्यू का रिजल्ट आया था, तो उसमें नाम था। फिर उसके बाद वो थोड़ा सा रुक गया। फिर 2020 का मेंस हुआ तो मेंस दिया, फाइनली उसमें भी जब उसका रिजल्ट आया तो उसमें भी इंटरव्यू कॉल था। 2020 का फॉरेस्ट भी मैंने दिया, उसमें भी इंटरव्यू कॉल था। तो अनफॉर्चुनेटली उसमें हो नहीं पाया सिलेक्शन, मुझे 19 नहीं दिया, पर इंटरव्यू कॉल थे। तो क्या होता है कि जब आप तैयारी करते रहते हो और उसमें अगर आप देते हो, मैं कहता हूँ 100% आप नहीं दे पाते, लेकिन अगर 70 और 80% भी देते हो और उसका रिजल्ट दिखता है, तो मेरे लिए मोटिवेशन सबसे वो फैक्टर, वो छोटे-छोटे रिजल्ट्स होते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली। जैसे आप कोई भी काम करते हो, अगर उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिखता है, हो सकता है पूरा रिजल्ट पॉजिटिव ना मिले, कुछ उसमें कुछ ही उसका पार्ट मिले, पार्शियली मिले। अगर पार्शियली भी मिलता है तो आपको लगता है कि हाँ यार, हम जो कर रहे हैं, जो हम दे रहे हैं, वो हमें वापस मिल रहा है, हमारा तरीका सही था करने का। बिल्कुल, डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आता है। तो इस एक तरीके से मैंने अपने आप को मोटिवेटेड रखा या एनर्जेटिक रखा, और ये मुझे पता था कि सिलेक्शन होगा, कब होगा ये नहीं पता था। मतलब मुझे एक कहीं ना इनर वॉइस होती है, पता है कि यार हम जो चीज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कारगर है, जो हमारा स्ट्रेटजी है। हाँ, टाइम मुझे पता था कि यार ये तुम कभी नहीं कह सकते कि आप इस अटेम्प्ट में होने वाला है, बिल्कुल, नो वन कैन नो इट, पर ये पता था कि हो जाएगा। और फॉर्चुनेटली सबके माता पिता के आशीर्वाद और सभी के मित्रजनों के सबकी दुआओं से सिलेक्शन हो गया, और आप सभी को थैंक यू। ठीक है, तो अब आप लोग, जैसे आज का टाइम ऐसा है कि इंस्टाग्राम है, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं और सब यूज करते ही हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हालांकि हर तरह की चीजें आती हैं। कुछ लोग ये चैनल देख रहे होंगे जिससे उनका टाइम यूज हो रहा होगा, पर कुछ लोग बस रील स्क्रॉल कर रहे होंगे। तो मैं मानती हूँ कि एकदम उससे आप अलग तो खुद को रखे नहीं होंगे, कहीं ना कहीं आप भी इंगेज होगे, बस यही है कि कम ज्यादा का फर्क होगा। तो ये अपनी पर्सनल लाइफ और पढ़ाई और इन सब चीजों का बैलेंस कैसे बनाया? जहाँ तक बात सोशल मीडिया की हो गई है, पहले मैं उसके बारे में थोड़ा कहना चाहूँगा। देखिए, यूट्यूब में जो भी होता है उसको मैंने पढ़ाई का एक बहुत बड़ा साधन बनाए रखा। फॉरेस्ट के लिए जो मैंने तैयारी की थी, तो फॉरेस्ट्री मैंने यूट्यूब से सीखी, मतलब जो क्लासेस थी वहाँ पे अवेलेबल थे। एमपीपीएससी के लिए इकोनॉमिक्स मुझे थोड़ा सा टफ लगता था। इकोनॉमिक्स में यूट्यूब में जो भी क्लासेस पढ़ी होती, बहुत सारी फ्री क्लासेस हैं, अच्छी एक से बढ़ गई। मैंने उनसे इकोनॉमिक्स अपना क्लियर किया। ज्योग्राफी की एक बड़ी अच्छी क्लास है, इलाहाबाद के कोई सर हैं, प्रोफेसर पढ़ाते हैं, तो उनसे मैंने सीखी। तो मतलब
वो चीज़ें मैंने एंटरटेनमेंट के लिए भी यूट्यूब को यूज़ किया और पढ़ाई जो मेन मोटिव था उसके लिए भी। रही बात इंस्टाग्राम या बाकी सोशल मीडिया साइट्स की या एप्लीकेशंस की, मैंने इनको अनइंस्टॉल कर रखा था। जब मुझे ऐसा लगे कि नहीं यार थोड़ा सा मुझे टाइम पास करना है, तो मैं तुरंत इंस्टॉल करूँ, थोड़ा सा यूज किया फिर अनइंस्टॉल कर दिया। तो इससे क्या होता है कि आप मतलब आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है कि आप जैसे फोन उठाया तुरंत इंस्टॉल करने लगे, ऐसे नहीं होता है। क्योंकि जैसे ही आप फोन खोलोगे अगर उसमें कोई एप्लीकेशन नहीं है तो आप ऑब्वियसली उसको इंस्टॉल करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे, वो हमारा नेचुरली हमारा हाथ चला जाता है या हम नेचुरली ऐसे स्क्रॉल करने लगते हैं, एक बार देख लेते हैं। अगर कोई चीज अनइंस्टॉल्ड है तो आप नहीं करेंगे। हाँ, ऐसा हुआ कि आज दिन भर हो गया, ठीक है यार शाम है थोड़ा सा लेटे हैं, आप अपना सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर लेते हैं, है ना, ये थोड़ा देख लेते हैं, वहाँ पे इंस्टॉल कर दिया। तो ये मेरी स्ट्रेटजी थी कि टाइम मेरा इन चीज़ों पे वेस्ट ना हो। तो ऐसे मैंने अपने आप को टाइम वेस्ट होने से अपने को प्रिवेंट रखा। तो बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो एस्पिरेंट्स हैं, वो कुछ लोग घर पे ही सेटअप बना के अपने हॉस्टल रूम में या रूम पे पढ़ाई करते हैं, कुछ लोग लाइब्रेरीज पे पढ़ाई करते हैं। तो आप कौन से वाले एस्पिरेंट्स थे और आपको क्यों इफेक्टिव लगा वो तरीका और क्या किया वहाँ पे आपने? जी बिल्कुल। जब मैं रीवा में था, प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा था, उस समय मैं तो रूम पे ही पढ़ाई कर रहा था जितना भी था। जैसे सुबह 2 घंटे पढ़ लिया, मेरा टारगेट मतलब 6-7 घंटे का मेरा शेड्यूल था। सुबह 2 घंटे पढ़ाई की, दोपहर में मतलब कुछ पढ़ा 1 घंटे, शाम को 4 से 6 पढ़ लिया और रात में 9 से 12 पढ़ लिया। तो ये 6-7-8 घंटे करीब हो रहे थे। जब मैं इंदौर आया मेंस के लिए तो फिर मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की। लाइब्रेरी ज्वाइन करने का एक जो फ़ायदा होता है, अगर एग्ज़ाम उस समय आसपास है 2-3-4 महीने, तो आपको एक कंपटीशन मिलता है, जो मैंने महसूस किया पर्सनली कि एक आसपास के लोगों से, माहौल से। बिल्कुल, कि एक व्यक्ति है जो 4 घंटे पढ़ रहा है या 5 घंटे पढ़ रहा है, आप अगर 2 घंटे पढ़ रहे हो और आपको लगता है आपने बहुत पढ़ाई कर ली, तो वो व्यक्ति ऑब्वियसली जो हार्ड वर्क विल ऑलवेज बीट टैलेंट, ये एक है ना, कहते हैं ना, इफ हार्ड वर्क कैन बीट टैलेंट, इफ टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। नहीं, हार्ड वर्क विल ऑलवेज बीट टैलेंट। अगर कोई 4 घंटे 5 घंटे पढ़ रहा है, और ये सिविल सर्विसेज में तो और ज्यादा बिल्कुल अप्लाई होता है, कारगर तरीके से लागू होता है कि जो 5 घंटे पढ़ेगा डेफिनेटली उसके पास कंटेंट या मटेरियल ज्यादा होगा बजाय कि जो 1 घंटे पढ़ेगा। तो जब मैं लाइब्रेरी में आया तो मैंने यहाँ पे देखा कि लोग तो मतलब एक सिटिंग में 3-3 घंटे बैठते थे, पढ़ते थे। तो फिर और मुझे कॉम्पीट उनसे करना है, तो फिर मैंने अपने धीरे धीरे उनके साथ कॉम्पीट करना शुरू किया। एक जो कहा जाए कि इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन जिसे कहते हैं, है ना, वो उसमें मैंने अपने आप को बैठाया, सुटेबल अपने आप को किया। तो कितने घंटे बैठते थे आप लाइब्रेरी? उस समय स्टार्टिंग में तो मैं 6 घंटे तक इससे ज़्यादा नहीं बैठ पाता था। धीरे धीरे मेरी सिटिंग कैपेसिटी बढ़ती गई, तो फिर 10 घंटे 11 घंटे ऐसे होती गई। तो लाइब्रेरी ज्वाइन करने से बहुत फायदा मिला मुझे। मैं जो मेरा पर्सनल अपना एक्सपीरियंस है, बिल्कुल। तो अब बिल्कुल मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि प्री प्लस मेंस करें, एक साथ करें या सेपरेट अलग अलग करें। तो ये तो आपने थोड़ा सा पहले बताया कि आपने पहले मेंस किया पूरा, ठीक है, फिर प्री किया। एक्चुअली ये सर्कल ही है, पहले प्री मेंस ज्यादा टाइम टेकिंग है, तो आप पहले मेंस कर लिए फिर आप प्री कर लिए, है ना, बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ा। तो जब एग्जाम आती है, चाहे प्री हो या मेंस हो, तो उसमें एक टेस्ट सीरीज की कितनी इंपॉर्टेंस होती है? टेस्ट सीरीज देना चाहिए? बहुत सारे लोग टेस्ट सीरीज देते ही नहीं है, मैं भी जानती हूँ लोगों को, और ऐसा नहीं है, उनका क्लियर भी होता है एग्जाम। पर कुछ लोग टेस्ट सीरीज को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? देखिए, ये टेस्ट सीरीज लगाना या ना लगाना ये इंडिविजुअल चॉइस भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, मैंने प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज नहीं लगाई कभी, आज तक नहीं लगाई, ठीक। लेकिन मैं जो मुझसे पूछते हैं कि मैंने ये गोले भरने में गलती कर देते हैं या फिर वहाँ पे एलिमिनेशन में प्रॉब्लम आती है, जब 4 ऑप्शन आते हैं, तो मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग टेस्ट सीरीज बिल्कुल लगाओ, क्योंकि अगर आप वहाँ पे गलतियाँ कर रहे हो तो टेस्ट सीरीज में आपकी गलतियों की प्रैक्टिस हो जाएगी, सीख जाओगे। जो गलतियां आप वहाँ पे कर रहे हो टेस्ट सीरीज में अगर करोगे तो आप उनको सीख लोगे कि हाँ, ये गलती मैं कर रहा हूँ, इसमें मुझे वर्क करना है और इस चीज़ को मुझे वहाँ पे जाके रिपीट नहीं करना है। तो ये टेस्ट सीरीज लगाना है प्रीलिम्स के लिए, इंडिविजुअल चॉइस है। मेंस के लिए टेस्ट सीरीज कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ अनिवार्य हो जाती है। जरूरी नहीं है क्लासरूम में बैठ के लगाओ। अगर आप क्लासरूम का प्रेशर हैंडल कर सकते हैं तो आप अपने रूम में या लाइब्रेरी में बैठ के लगा लीजिए, लेकिन आपको 3 घंटे में लिखने की प्रैक्टिस करनी होती है। इससे क्या होता है, सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपको किसी क्वेश्चन वाइज
जो सही वर्ड्स का सिलेक्शन होता है किसी आंसर को लिखने के लिए, उसकी प्रैक्टिस होती है। क्योंकि अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं लगाते हैं तो जब आप वहाँ पे 3 घंटे में एक्चुअल एग्जाम हॉल में आंसर लिखते हैं तो वहाँ पे सही वर्ड का सिलेक्शन होने में आपको वर्ड्स रिकॉल नहीं होते हैं, और अपने पास इतना टाइम नहीं बिल्कुल रहता नहीं है। होता। आप सोच सकते नहीं हो, आपको तो बस मतलब लिखना है कॉपी बस। आई और लिखना शुरू करना है। तो आप जितना अधिक से अधिक टाइम बचा सको, मतलब जितना फास्ट लिख सको आंसर्स को, उतना आप फायदे में रहोगे। आपको अगले आंसर के लिए उतना ज्यादा टाइम मिल जाएगा। तो टेस्ट सीरीज में इस चीज की प्रैक्टिस हो जाती है मेंस के लिए। तो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज के लिए तो मैं जो बोलूंगा कि एक इंडिविजुअल चॉइस है, आप लगाओ या ना लगाओ। बहुत सारे लोग लगाते भी हैं और हेल्प भी मिलता है, बिल्कुल मिलता है, मिलता है, बिल्कुल मिलता है। एग्जाम के पैटर्न का पता चलता है सब नए कुछ। लोगों के लिए स्पेशली। बिल्कुल, बिल्कुल। उनको पता नहीं है क्वेश्चन कैसे आते हैं, बिल्कुल। तो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। बिल्कुल। तो एग्जाम जैसे हॉल तक हम पहुंच गए हैं अब, तो एग्जाम प्रेशर की बात करते हैं। आपने अभी जैसे कि जिक्र किया एग्जाम प्रेशर का, बिल्कुल। तो एग्जाम प्रेशर बहुत बार हमने ऐसा सुना है कि बहुत लोगों का बहुत अच्छा प्रिपरेशन रहता है। आप अपने आसपास उनसे बात कर रहे होते हो, वो फटाफट आंसर कर रहे होते हो, आपको लगता है अरे भाई का तो होगा। फिर ऐसा क्या हो जाता है कि वो मतलब उसका सिलेक्शन नहीं होता। तो ये मेरे को लगता है कहीं ना कहीं एग्जाम प्रेशर का गेम है कि वो एग्जाम हॉल में जाके कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं बाकी लोगों के कंपेयर में। तो उसको कैसे आप हैंडल करते हो, क्या कैसे मैनेज किया आपने? क्या हुआ कि एक इस चीज़ में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, एक डिसिप्लिन जो होता है, एक वर्ड में यहाँ यूज़ करना चाहूँगा। जब लॉकडाउन में भी मैंने मेंस टेस्ट सीरीज लगाई थी, तो अक्सर होता है जब आप घर में लिखते हो या आप क्लासरूम से बाहर लिखते हो तो शायद आप थोड़ा सा उतना ज़्यादा एनर्जी नहीं दिखा पाते हो। लगता है कि अरे ठीक है यार, अब तो हो गया, पेपर तो छूट ही रहा है, नहीं करते तो है ना। मेरे साथ क्या था कि अगर मैंने रीवा में भी जैसे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाई थी मेंस की, मैं वहाँ भी 3 घंटे में कॉपी कंप्लीट करता था। मुझे कोई देख नहीं रहा है, ना ही कोई इन्विजिलेटर है, ना ही कोई मुझे जज करने वाला है। फिर भी मेरा ये था कि मुझे 3 घंटे में कॉपी कंप्लीट करनी है। तो इस वजह से क्या हुआ कि एक टेंशन मुझे नहीं रही कभी कि मेरा कॉपी कंप्लीट नहीं होगी या मेरा क्वेश्चंस मेरे से छूट जाएंगे। इससे कभी मुझे प्रेशर कॉन्फिडेंट रहे। हाँ, इसके लिए मैं हमेशा कॉन्फिडेंट रहा। तो जब भी मैं एग्जाम हॉल में गया तो मुझे एक चीज़ का पता था कि हाँ, ये पेपर तो मैं कंप्लीट करूंगा, मुझे आंसर्स लिखने हैं, उनकी फ्रेमिंग करनी है। तो ये जो एक प्रेशर होता है कि पेपर कंप्लीट होगा या नहीं होगा, 90% लोगों के दिमाग में ये प्रेशर चलता रहता है। मेरे साथ ये नहीं था और इसकी वजह थी प्रैक्टिस, कि आपने मेंस की टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की थी, तो वो कॉन्फिडेंस आपको गेन हो गया। तो जैसे ये प्रेशर आता है मेंस के लिए, स्पेशली करूँ, पहले मैं मेंस की बात कर लूँ, कि आप अगर टेस्ट सीरीज लगाओगे तो उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। सबसे बड़ा चीज़ होती है कॉन्फिडेंस गेन करना। तो इसकी वजह से आप वहाँ पे जैसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, अब आपको लग रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस छूट रहे हैं, ये जो चीज़ें आ रही हैं, जो प्रॉब्लम आ रही है जिनसे आप कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, इन चीज़ों से आप टैकल कर पाओगे। रही बात प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स में अक्सर ऐसा होता है कि जो गलतियाँ होती हैं एलिमिनेट करने में या गलत गोले भरने में या गलत ऑप्शन लगाने में, तो उसकी वो चीज़ तभी क्लियर होगी जो आप टेस्ट सीरीज वहाँ भी प्रैक्टिस करते हो। तो ये जो टेस्ट सीरीज होती है, इसकी वजह से ये बात हो सकती है कि आप कॉन्फिडेंस गेन करते हो क्योंकि आप गलतियाँ नहीं करोगे, कुछ चीज़ों में आपको प्रोफिशिएंसी मिल जाएगी। तो इस तरह से जो मेरा पर्सनल अनुभव रहा कि मतलब मुझे कॉन्फिडेंस आया, और अगर कॉन्फिडेंस है तो प्रेशर ऑलरेडी नहीं रहता है। तो आपका जो मेंस में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का पैटर्न था, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे बहुत लोगों का अपना अपना तरीका होता है, ठीक है। आपका 2019 का था, तो हम उसी पैटर्न की बात करते हैं, 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर, या उससे पहले भी जो हुआ था। हाँ, उस समय और अलग पैटर्न, 3 मार्कर, 6 मार्कर और 15 मार्कर था। हाँ, तो आप जैसे बहुत लोग पहले बड़े क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद छोटे क्वेश्चन करते हैं। आपका क्या पैटर्न था करने का? जैसे बहुत से लोग सेलेक्ट हुए हैं जिनसे मैंने बात की है, तो कुछ लोग ऐसे करते हैं कि 3 मार्कर पहले किया, फिर उसके बाद 11 मार्कर, फिर 5 मार्कर। मैंने एक तरफ से पेपर किया, 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर, जैसे कॉपी मिली मुझे। मैंने ऐसा भी नहीं कि पहले सेट ए सेट बी जो मेरा था, मतलब मैंने कुछ उसमें ज़्यादा फेरबदल नहीं किया। एक माइंड सेट के साथ मैं एग्जाम हॉल में जाता था। मैं जैसे 4 मेंस लिख चुका हूँ, तो मेरा माइंड सेट एक ही था, कॉपी उठाना है, देखना है और सीधे लिखना शुरू करना है। कोई 3 मार्कर पहले नहीं, 11 मार्कर पहले नहीं। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो 3 मार्कर पहले करते हैं, फिर 11 मार्कर पहले, या उसमें 15 हुआ करते हैं, अब तो 11 है, और 2014 में वो 10 मार्कर हो गया है। तो वो 11 मार्कर पहले, फिर लास्ट में 5 मार्कर करते थे, क्योंकि उनको एक ऐसा नोशन चलता है कि 3 मार्कर आप अच्छे से कर लो,
उसके बाद 11 मार्कर जितने भी हैं उनमें आप अच्छे नंबर ले लो। तो और इम्प्रेशन 5 अच्छा रहता है, हाँ, ये भी मानते हैं। और 5 मार्कर में क्या है कि एवरेज मार्किंग होती है, ऐसा ऐसा माना जाता है। तो उसमें अगर हम एवरेज मार्किंग भी ले लेंगे तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 3 मार्कर और 11 मार्कर में ज़्यादा हमें नंबर गेन करने हैं, तो उनको अच्छे से लिखना है, इसलिए उनको पहले लिखते हैं। ऐसी एक चलती है। धारणा चलती है। हाँ, सही भी हो सकती है, नहीं भी, इस बारे में मुझे आपने पता तो है। बिल्कुल लाइन से किया है ना कि मैंने जो एक- सामने दिखा वो मैं करता गया। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, तो राइटिंग प्रैक्टिस की बात कर रहे थे हम लोग पहले भी, जी। तो स्पीड मेंटेन करने का क्या कैसा, तो आपने थोड़ा बहुत तो चीज़ें बता दी, और अगर आप कुछ बोलना चाहें इस बारे में राइटिंग प्रैक्टिस के, क्योंकि स्पेशली जो भी नए लोग आते हैं राइटिंग प्रैक्टिस का बहुत एकदम हवा बना रहता है, बिल्कुल, बिल्कुल, है ना, कि अरे प्री तो ठीक है किसी का भी निकल जाएगा, हालांकि ऐसा ये भी नहीं होता है कि ऐसा प्री नहीं। किसी का भी बहुत निकल uncertain जाएगा। होता है। हाँ, बहुत अनसर्टेन होता है, हालांकि हमारे यहाँ माइनस मार्किंग नहीं है, लेकिन फिर भी प्री निकलना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो लेकिन मेंस में थोड़ा सा बहुत रहता है कि कैसे लिखें, लोगों की कॉपियां पूरी नहीं होती, और 19 के पैटर्न में तो भाई बहुत लोगों को भी कॉपियां पूरी नहीं होती थी, क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते थे। अभी तो फिर भी वर्ड्स कम हो गए हैं और मार्क्स कम हो गए हैं, पहले और ज्यादा बड़ा चैलेंज था पूरा करना। तो उसमें क्या था कि जब मैं लिखने की प्रैक्टिस की जो बात करें, मैंने जो 3 मार्कर के नोट्स बनाए थे, मैं पहले बताता हूँ, मैंने 5 मार्कर 11 मार्कर के नोट्स कभी नहीं बनाए। मैंने जो भी छोटे मोटे थोड़े से नोट्स बनाए 3 मार्कर के, तो जो भी मेरा नोट्स था या बना रहा हूँ उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखी। जैसे मान लीजिए कोई बुक है 100 पेज की, अगर मैं उस 100 पेज की बुक से नोट्स बना रहा हूँ तो मेरी नोट्स सिर्फ 10 पेज की होगी, या मे बी 6-7 पेज की होगी। तो उसमें जो मैं आंसर लिखता था या नोट्स बना रहा था वो इसी पैटर्न में बना रहा था कि जैसे मैं आंसर, अगर ये क्वेश्चंस या कोई फैक्ट आ जाए एग्जाम में तो मैं कैसे लिखता। तो इस वजह से क्या हुआ कि मेरी उसी पैटर्न में लिखने की, कि जैसे क्वेश्चन दिखा तो तुरंत मैंने उसको सही पैटर्न में या सही तरीके से उसके आंसर लिख दिया। उसकी प्रैक्टिस क्या थी कि जो आप नोट्स बनाते हैं वो नोट्स में आप उसी तरीके से बनाएं जैसे आप एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन आता तो लिखते। तो उससे आपकी प्रैक्टिस पहले भी 3-4 बार हो चुकी है। और नोट्स तो वैसे भी आप देखते हैं कि जैसे बहुत सारी अलग अलग वेरियस टॉपिक है, जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब के बनाते हैं, तो अलग अलग सोर्सेज से बनाते हैं, किसी अलग बुक से, एक बुक से या दूसरी बुक से या तीसरी बुक से। तो इससे क्या होता है कि अलग अलग बुक्स के आपने प्रैक्टिस कर ली आंसर्स के। अब अगर मान लीजिए वही क्वेश्चंस या 80% या 90% लगभग क्वेश्चन वही रहते हैं ना, 10-15% कुछ ऐसे नए क्वेश्चंस आते हैं जो आपको सरप्राइज कर देते हैं। तो उन 80% क्वेश्चंस के आपने प्रैक्टिस कर लिए पहले से, फिर आपने टेस्ट सीरीज में भी प्रैक्टिस कर ली। तो इससे क्या होगा कि आप जब जैसे वहाँ आया तो आपको सोचना नहीं पड़ता है, ऑलरेडी फ्रेम्ड आपको लगता है कि अरे अच्छा ये क्वेश्चन आया, ये तो ऑलरेडी वही लिख देना है। हाँ, तो आप जाके लिख लेते हैं। बहुत बार ये भी समस्याएं आ रही हैं, जैसे इस बार के एग्जाम में भी आई कि शब्द कम देते हैं, वर्ड लिमिट कम रहते हैं और पेज पूरा 1 दे दिया, है ना। तो 19 में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, अभी भी ऐसा कुछ हो रहा है। तो ऐसे वाले सीन में कि अपन जितना प्रैक्टिस करके कहीं उतना ही लिख दें, या फिर नहीं अब इतना जगह है तो इसको तो फुल करना ही है, भरना ही पड़ेगा क्योंकि बाकी लोग हो सकता है भर दें, इस तरह की चीजें चलती हैं। तो ये प्रेशर क्रिएट करती है एग्जाम में इस तरह की चीजें। तो आपने क्या किया? मैं तो सिंपल स्ट्रेटजी फॉलो किया कि जितने वर्ड्स के रिक्वायरमेंट है उतना मैंने लिखा, बाकी स्पेस छोड़ दिया आपने। स्पेस छोड़ दिया, जिसमें अगर कुछ हमसे आ रहा है या मेरे पास टाइम है तो मैंने लिख दिया। उसमें लिखता था 50 to 60 वर्ड्स, है ना। अब वो मैंने लिख दिया, अब वो मैं 1 पेज में लिख रहा हूँ, आधे पेज में लिख रहा हूँ, या 6-7-8 लाइन में लिख रहा हूँ, वो मेरे ऊपर है ना। जो वर्ड लिमिट है मैंने उसको फॉलो किया, वर्ड लिमिट जो भी थी उसमें मैंने अपने आंसर को सेटिस्फाई किया। मतलब जो भी क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, जो भी मैंने आंसर लिखा है उस क्वेश्चन को पूर्ण कर रहा हो, जो भी उसमें फैक्ट्स एस्पेक्ट्स पूछे गए हैं, क्वेश्चन की डिमांड है उसको पूरा कर रहा हो। अब वो 6 लाइन में आ रहा है या 8 लाइन में आ रहा है ये मैटर नहीं करता। और अगर उन्होंने फुल पेज दे दिया है, जो कि मैं पर्सनली मानता हूँ फुल पेज दे दिया है, तो इसीलिए दिया ही है कि अगर आपको जगह कम पड़ रही हो तो आप उसको यूज कर सको, आप आधा अधूरा मत लिखो। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप पेज भरो, है ना, क्योंकि ये प्रेशर आ जाता है कि अरे बहुत सारे लोग हैं, अब सब तो पेज भर देंगे, मैं यहाँ 50 शब्द ही लिखूंगा। बिल्कुल, जैसे मान लीजिए थर्ड पेपर साइंस का आया, उसमें कोई एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा गया। अब उसमें जो उसने क्वेश्चन पूछा आपने उसको लिख दिया सिंपल सा। जैसे कोई भी क्वेश्चन, इस बार आया था कि एक क्वेश्चन आया था, ये जो 22 का मेंस हुआ है, 22 के मेंस में आया था कि उत्तल दर्पण के उपयोग लिखे। अब इसमें 3-4-5 उपयोग पता है, आपने लिख दिए उसको, सिंपल से 5 नंबर का क्वेश्चन था। अब बाकी पेज आपको छोड़ना ही पड़ेगा, आप उसमें फालतू नहीं लिख सकते हैं। बिल्कुल, और साइंस में तो बिल्कुल ही नहीं, साइंस में तो और भी कुछ नहीं कर सकते, वो तो टेक्निकल पूरा हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो क्वेश्चन की डिमांड हो आप उसको पूरा करें,
That's it. मेंस की बात कर ही रहे हैं, आंसर राइटिंग की बात कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन और आता है जो कि सुनने को मिलता है, लोगों को प्रॉब्लम होती है कि मेंस देने जाते हैं और देखते हैं अचानक से कि 3 मार्कर काफ़ी टफ आ गए, 5, 6, 7 बन ही नहीं रहे हैं, तो वहीं पे डीमोटिवेट हो जाते हैं और आगे का पेपर बिगाड़ देते हैं लोग, या नेक्स्ट पेपर बिगाड़ देते हैं, या नेक्स्ट पार्ट बिगाड़ देते हैं पूरा, क्योंकि डीमोटिवेट हो गए, अब तो पेपर नहीं निकल रहा क्योंकि मेरे को इतने सारे क्वेश्चन नहीं बने। और होता बहुत बार ऐसा है कि वो 5-6 क्वेश्चन ऐसे आए ही थे इतने ज़्यादा, या 7-8 क्वेश्चन भी जो एक्चुअली किसी को नहीं बन रहे हैं। आप अगर नॉर्मल माइंडसेट से देते तो आप क्या पता क्लियर कर देते। तो इसके लिए आप क्या टिप्स देना चाहोगे? देखिए, मैं अभी भी एस्पिरेंट हूँ, है ना। जो सबका एक ड्रीम पोस्ट होती है, तो मैं ऐसा कोई बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं टिप्स देना चाहूँगा, लेकिन जो मेरी पर्सनल सजेशंस हैं, वो चीज़ मैं बता सकता हूँ। सबसे पहले तो जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं, आपने भी लगभग सेम मटेरियल से वही पढ़ाई की है जिसमें बाकी जो यहाँ पे हैं, जो इस एरिया में रहते हैं या कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने भी उसी चीज़ रिसोर्सेज का यूज़ किया है, उन्हीं बुक्स का यूज़ किया है। पॉलिटी आपने भी लक्ष्मीकांत से पढ़ी है, उन लोगों ने पढ़ी है, या ज्योग्राफी आपने भी बर्नवाल या बाकी जो भी बुक्स हैं या दृष्टि से आपने पढ़ा है, उन लोगों ने भी उन्हीं नोट्स को या बुक्स को पढ़ा है। तो आपको भी उतना ही बनना है जितना उनको बनना है। तो अगर आपसे नहीं बन रहे हैं 3 मार्कर की स्पेसिफिकली बात करें, नहीं बन रहे हैं, तो ये उनसे भी नहीं बन रहे हैं। हो सकता है एक दो क्वेश्चन किसी से बनता हो, किसी ने कहीं पढ़ा हो या याद आ गया हो उसको, उससे बन रहा हो, तो वो उसको लिख देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 7 आपसे नहीं बन रहे हैं तो किसी या बाकी लोगों से 7 के साथ या 8 के 8 मतलब पूरे बन रहे हैं, है ना। हर कोई एक दो क्वेश्चन आगे पीछे होता है, तो इस चीज को लेके बिल्कुल प्रेशर में नहीं रहना है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपसे बन नहीं रहा है तुरंत आगे बढ़ें। उसी टाइम को आप बाकी क्वेश्चंस को, बाकी आंसर्स को अच्छे से लिखने में यूटिलाइज करें। तो क्या टाइम वेस्ट नहीं करना। बिल्कुल, जैसे मान लीजिए आपने 3 मार्कर कोई नहीं बन रहा, 2-3 नहीं बन रहे, उसी टाइम को अगर 15 मार्कर में या 5 मार्कर में आप यूज कर लेंगे, जैसे आप तो 7 मार्कर और 10 मार्कर हो गया है नए सिलेबस के। हाँ, तो 7 मार्कर यहाँ पे मेन, अब ये रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, है ना। तो उसको आपको अच्छे से करना है। अब अगर आप वो टाइम उधर यूज कर लें तो इससे क्या होगा कि आप जो इधर नंबर्स का लॉस हो रहा था, उस चीज को आप वहाँ पे गेन कर रहे हैं। तो ये चीज है कि आपको बिल्कुल, और दूसरी चीज कि एग्जाम हॉल से बाहर निकल के आपको डिस्कशन नहीं करना है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तुरंत पूछने लग जाते हैं एक दूसरे से। तो ये चीज नहीं करनी है। तो नेक्स्ट पेपर में असर पड़ता है इसका, क्योंकि अरे उसने तो बोला, उसने पूरा अटेम्प्ट किया। मैंने खुद देखा है कि लोग निकले हैं एग्जाम हॉल से बाहर और बोले अरे यार अब तो नहीं होगा इस बार, नेक्स्ट पेपर ही नहीं देंगे, ये भी कहते हैं, खराब हो गया, अब मैं बाहर हो गया। तो इस चीज से बचना है, बिल्कुल अगले पेपर में फोकस करना है, क्योंकि जो चीज लिख गई है, जो होना है वो तो होगा ही। तो जो भी टाइम है, जितना आपने नोट्स बनाए, जो भी जल्दी जल्दी अगले पेपर का रिवीजन कर लिया जाए। तो सिंपल जो मेरी कुछ सजेशंस थे। अब हमारे यहाँ ऐसा होता है कि पेपर है लगातार, नो गैप्स, लगातार पढ़। हाँ, अब क्या होता है कि एक दिन में 2-2 सेक्शन होते हैं, एक दिन में हिस्ट्री भी है, एक दिन में ज्योग्राफी भी है, ऐसे पेपर होते हैं। तो रिवीजन करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, एक बार भी रिवीजन करके जाना मुश्किल हो जाता है। तो इसमें हेल्प करते हैं आपके शॉर्ट नोट्स, क्योंकि आप बाकी तो कुछ कर नहीं सकते हो। तो कुछ अपने रिवीजन के बारे में शेयर करिए, या अपने शॉर्ट नोट्स के बारे में। मैंने जो स्ट्रेटजी बनाई कि आप एग्जाम के पहले 2-3 दिन पहले या जो भी बीच में टाइम मिलता है, आज आपने एक पेपर दिया, अब कल का पेपर है, अगले पेपर में आप पूरा सिलेबस जो भी पेपर है नहीं पढ़ सकते, इम्पॉसिबल है किसी के लिए। मैंने कुछ सर्टेन नोट्स जहाँ पे बनाए, कुछ सर्टेन टॉपिक्स के जहाँ पे मुझे प्रॉब्लम होती थी, या मैंने टेस्ट सीरीज वगैरह देखी जहाँ पे अगर इस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मुझे टैकल करने में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो मैंने स्पेसिफिक उन टॉपिक्स को पॉइंट आउट किया, उसके नोट्स बनाए 10-20-25 पेज की। फाइंड आउट कर लिया कि ये तो रिवीजन करके ही जाना है। हाँ। बिल्कुल, डेफिनेटली। जैसे एक क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा, ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ इंडिया और ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ एमपी, ठीक है, इससे क्वेश्चंस आते ही हैं। अब ये अगर आएगा तो इसको मैं रिवीजन कर लूंगा, तो ये मतलब क्वेश्चन मैं अच्छे से लिख लूंगा। तो यहाँ पर अब ऑब्वियसली अगर आज रिवीजन कर रहा हूँ, कल लिखूंगा तो मैं बेहतरीन आंसर लिखूंगा, है ना। तो ये चीज हर एक कैंडिडेट को देखनी है कि कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, उन टॉपिक्स में क्या आपको प्रोफिशिएंसी है, दक्षता हासिल है। दक्षता हासिल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप उनके शॉर्ट नोट्स 20-25-30 पेज के बना लीजिए, जो आपको उस जो 4-6 घंटे का टाइम मिलता है हमको, उसमें हमको पढ़ना है। साथ ही साथ कुछ ऐसे टॉपिक्स
जो जिनमें आपकी पकड़ नहीं है, कमांड नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि वहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, उनके ऐसे बना लीजिए। मतलब मैं कह रहा हूँ कि 40 से 50 पेज में आपकी पूरी ऐसी नोट्स बनी होनी चाहिए जो आप अगले दिन के एग्जाम के लिए तैयार रिवीजन करके जाए। बिल्कुल, यानी बेसिकली दो चीज आपने यहाँ पे बोली, एक तो जो रिपीटेडली क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसे को आप टॉपिक्स को ऐड करिए अपने शॉर्ट नोट्स में, और दूसरा जिसमें आपको प्रॉब्लम जा रही है, प्रॉब्लम जा रही है और लगता है कि यहाँ से आ क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसके आप नोट्स बना लीजिए, उनको फाइंड आउट कर लीजिए। 40-50 पेज इतना तो इंसान 4 घंटे में पढ़ सकता है। आपने ऑलरेडी वैसे ही पढ़ा हुआ है, आपको बस रिवीजन करना रहता है, तो वो आप कर लीजिए। और कुछ उन जो यूनिट वाइज, अब तो और अच्छा है कि यूनिट वाइज डिवीजन रहता है। आपको लगता है कोई एक सर्टेन यूनिट्स है जिसके क्वेश्चंस आपको टैकल करने में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर नहीं बन रहा है, या समझ नहीं आ रही है, टफ पड़ रही है ना। जैसे मैं उदाहरण दूं, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक था, तो सिलेबस कुछ चेंज हुआ है फॉर एग्जांपल, हाँ पार्शली हो सकता है। तो अगर सेकंड पेपर है मेरा, फर्स्ट पेपर मैं दे के आ गया, अब सेकंड पेपर के लिए मैं पब एड और सोशियोलॉजी इनको मैंने देख लिया, क्योंकि पॉलिटी वगैरह मैंने वैसे पढ़ी है, तो मुझे वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, तो मैंने उनको पढ़ लिया। तो टेक्निकली मैंने देखा जाए कि पॉलिटी जिसमें मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो मैंने पढ़ा ही है, और जो मेरे टफ लग रहा था मेरे को पब एड और सोशियोलॉजी, उसको भी मैंने पढ़ लिया। तो एक तरह से मैंने मेरा पूरा पेपर अच्छे से कवर कर लिया, तो ये स्ट्रेटजी रहती है। तो ये तो हो गए सारे पेपर्स की बात। अब लास्ट पेपर की बात है जिसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी है, ठीक है, वो है एसी राइटिंग। तो आपने एसी राइटिंग की तैयारी कैसे की, कैसी फ्रेमिंग कैसे की, जैसे बोलते हैं उसमें करंट भी ऐड करो या चीज़ें करो। कुछ लोग आंसर राइटिंग जो एसे है वो शुरू करते हैं कुछ अजम्पशंस पे कि आज सुबह मैं उठा और मैंने अखबार पढ़ा तो ऐसी लाइनें थी, और कुछ लोग कविताओं के साथ शुरू करते हैं। आपका क्या तरीका था एसे राइटिंग का? जी, मेरा तरीका था कि अपने निबंध की जो परिभाषा है उसी के साथ चलना, कि आप विचारों को, आप जो भी उसमें टॉपिक दिया गया है, किसी 4 विषय दिए गए हैं, उनमें से एक को आप पिक करें, और उसके संबंध में आपके जो विचार हैं उनको तारतम्य तरीके से पॉइंट वाइज पॉइंट, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, आपको लिखना है। और जैसे किसी एक कंटेक्स्ट में या एक परिप्रेक्ष्य में आप बात कर रहे हैं, अब उसके बाद आपको कंटेक्स्ट चेंज करना है उसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप पैराग्राफ चेंज कर दीजिए बस। और ऐसे पैराग्राफ चेंज करते करते जो भी उसके बारे में आपको पता है उसको हेड टू टेल आपको लिखना है। जैसे संस्कृति या है ना, और भारतीय इतिहास उदाहरण के स्वरूप लेते हैं, ये एक टॉपिक आया निबंध में। अब इसमें पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है, लेकिन इंट्रो में आपको हेडिंग वगैरह नहीं लिखनी है, आपको बस पैराग्राफ में से ही शुरू करना है, जो भी आपको समझ में आता हो इंट्रो देना है। फिर इसके बाद आपको जो भी इसका बैकग्राउंड रहा है, या जैसे भी इसके जो भी डिफरेंट एस्पेक्ट आपको पता है, इनके बारे में आपको अपने थॉट्स को लिखना है पैराग्राफ में। तो बेसिकली आप क्या बोलना चाह रहे हो, प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, या तो आपने प्रिपेयर किया? जी देखिए, निबंध में आप कभी जैसे 2 सेक्शन हुआ करते थे अभी तक, कि एक करंट से रिलेटेड टॉपिक आया करते थे और एक में जो भी जनरल टॉपिक थे, है ना। तो हाँ, करंट वाले के लिए तो आप न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ रहे हो, जो कि मस्ट है, सभी को पढ़ना चाहिए, तो न्यूज़पेपर पढ़ने से तो आपको इतने फैक्ट या इतनी सारी चीजें पता हो ही जाती हैं कि अगर आप उसमें 250 वर्ड में आ रहा है तो आप लिख लो। जो दूसरा 1000 वर्ड वाला था, उसके लिए मैंने कभी कोई ऐसे स्पेसिफिक तैयारी नहीं की। आपने अभी तक में जितना नॉलेज एक्यूमुलेट किया है, जितनी चीजें आपने जानी है तैयारी के दौरान अपने पर्सनल एक्सपीरियंस या अलग अलग बुक्स में या अलग न्यूज़पेपर में, जहाँ से भी आपने सीखा है, उन सब चीज़ों को ही अगर कोई टॉपिक आया तो उनसे आपको नॉलेज लेना है या फैक्ट्स लेने हैं, और निबंध में सीक्वेंस वाइज अच्छे से उनको फिट करके और निबंध लिखना है। मैंने कभी कोई पोएट्री वगैरह नहीं लिखे है बाद में निबंध में, या कविता वगैरह बहुत सारे लोग लिखते हैं, मैंने नहीं लिखा कभी। तो अब फाइनल पॉइंट पे आते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो सर का इंटरव्यू में 150 प्लस मार्क्स हैं, कितने सर? 152। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि इंटरव्यू में किसी के 150 प्लस मार्क्स आए। तो सर ने इंटरव्यू में ऐसा कौन सा कमाल किया है वो जानना तो बनता है ना। तो सर से अब ये पूछते हैं कि इंटरव्यू में क्या थोड़ी बहुत अगर आप शेयर कर पाए, क्या बातें हुई, आपने किस तरीके से जवाब दिया कि आपने 150 प्लस स्कोर किया? देखिए, पहली बात तो ये मेरा तीसरा इंटरव्यू था, मतलब ये 19 वाला प्रीलिम्स और मेंस पहला था, इंटरव्यू तीसरा था। 2020 में जो सिविल और फॉरेस्ट के दोनों इंटरव्यू हुए थे, उनको भी मैंने दिया था। तो सर के पास गया मैं, जैसे मेरा रैगवार सर के बोर्ड में था, तो सर के पास गया तो उन्होंने पूरा पहले पूछा कि अपना बैकग्राउंड बताओ या एजुकेशन वगैरह कहाँ से कैसे हुई है, सब कुछ पूछा।
फिर रायकुमार सर की एक खासियत है कि वो पॉइंट पॉइंट बात करते हैं। 1 2 3 क्वेश्चन पूछेंगे, अगर आपको पता है तो बताओ। मैंने एक क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा सर मैं गेस नहीं करना है, सीधे जो पता हो तो बताओ, अदरवाइज नहीं पता नहीं। मत बताओ। तो मैंने बताया, 2 क्वेश्चन पूछे, एक का नहीं बताया मैंने, एक नहीं बता पाया, एक का बताया। फिर बाकी जो अब नहीं बता पाया तो सॉरी, क्या बोला, सॉरी, डेफिनेटली सॉरी। अब यहाँ से मुझे समझ में आ गया था कि सर को क्या मतलब क्या उनका मूड रहता है, हाँ, उनका क्या डिमांड है कि आंसर कैसा कैसे आना देना है। चाहिए। हाँ, अब बाकी जो बोर्ड मेंबर्स ने क्वेश्चंस पूछे तो फैक्चुअल 3 4 क्वेश्चन ऐसे आए, तो मैंने उसमें बिल्कुल नहीं सॉरी, तो उन्होंने कहा एक बार तो सर ने बोल दिया क्या ये तो बहुत फेमस एक बुक का नाम पूछ दिया, फेमस बुक है अभी आई है, तुम्हें पता नहीं? सॉरी सर नहीं पता। तो इससे क्या हुआ कि उनको ऐसा नहीं लगा कि क्वेश्चंस के आंसर घुमा के दे रहा है ना, पता नहीं है या लाग लपेट कर रहा है, नहीं पता है, बिल्कुल बता दिए, बिल्कुल। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात है आपका बैकग्राउंड इन सेंस कि आप कहाँ से क्या हो ये पता होता है कि तैयार करके रखते हैं। मेन बैकग्राउंड होता है आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, क्योंकि ये इतना वास्ट होता है, आपने कितना मतलब 5 6 साल हो गए सबको पढ़े हुए, इतना वास्ट होता है कि आप कभी भी उसको कवर कर ही नहीं सकते। तो वहाँ पे क्वेश्चंस पूछने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। तो मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन अच्छे से तैयार किया था। ग्रेजुएशन मेरा बीएससी है, फिजिक्स मैथ जियोलॉजी मेरा सब्जेक्ट था, तो उसको मैंने पढ़ा था। और पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा इंग्लिश लिटरेचर में था। तो काफी चेंज हो गया, चेंज हो गया था, बिल्कुल। ये क्वेश्चंस भी पूछा गया कि हाँ, तो मैंने कहा सर उसमें मैं मतलब मेरा इंटरेस्ट भी था और मुझे नेट के एग्ज़ाम देना था, तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। तो उनका ठीक है, तो मैंने उसके जो भी सिलेबस निकाल लिया था अपना एमए का, और उस सिलेबस में जो भी टॉपिक लिखे थे एक बार सचरे निगाहों से उनको देख लिया, समझ लिया। तो उन्होंने क्वेश्चंस मुझे लगे लिए और बन भी गए मेरे से, मतलब मेरे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन से संबंधित जितने भी प्रश्न थे उन्होंने पूछे, बन गए। क्योंकि वो बेसिक पूछते हैं, क्योंकि उनको डीप नॉलेज नहीं रहता, और अपन ने चूँकि पढ़ाई की है तो अपन को थोड़ा सा पता होता है, तो वो चीज़ मैंने की और सारे आंसर्स बन गए। कितने टाइम तक चला होगा आपका 8 से इंटरव्यू? 9 मिनट 10 मिनट में भी। मतलब सफिशिएंट है, क्योंकि सर 9 मिनट में 150 लाइन है। एक्चुअली मैं यहाँ पे कहूँगा कि जो मेरे पहले इंटरव्यू थे, जो मेरा 2020 का सिविल का इंटरव्यू था वो मेरा 15 मिनट चला होगा, और जो मेरा फॉरेस्ट का इंटरव्यू था वो 20 से 22 मिनट में भी शायद 25 मिनट चला होगा। 4 बोर्ड मेंबर थे और लंच के जस्ट बाद हुआ था, तो आराम से रिलैक्स्ड होके तो सिलेक्शन किस में हो रहा है ये भी देखना है। और इसमें जो मेरा 8 मिनट ये चला था, 8 से 9 मिनट, मैं कहता हूँ 10 मिनट है ना। तो इसमें अब 10 मिनट चला तो मैं पूरी तरह से डाउटफुल था कि यार 10 मिनट चला है, इंटरेस्ट नहीं आया। ये हाँ, होता है सबके मन में बिल्कुल, डाउट, बिल्कुल। क्योंकि जल्दी हटा दिया और किसी से 20 मिनट बात कर रहे बिल्कुल, हैं बिल्कुल। तो लगता है कि ज्यादा इंप्रेस है उससे, इसलिए ज्यादा बात किए। ये होता है। तो मैं बिल्कुल श्योर नहीं था, मैं आके अपने दोस्तों को बताया कि यार 10 ही मिनट चला है, मैं मतलब पता नहीं वो खुश हुए, मतलब क्या ऐसा कोई इंप्रेशन भी मैं उनके चेहरे पे देख के नहीं आया था कि क्या हो गया, मतलब। और आप कभी उनके मूड को भाप नहीं सकते कि कैसा नंबर देंगे, वो जैसा उनको लगा होगा वो वैसा देंगे। पर चूंकि मैं ऑनेस्ट रहा हर एक क्वेश्चंस के साथ, है ना, शायद 20 में एक आध कुछ ऐसी गलतियां की होगी कि आंसर देने में तो आसपास की, है ना, बाईपास कर दिया आंसर्स को। लेकिन इस बार मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसे सर ने पहले ही वो कर दिया था बताने में कि पता हो तो बताओ, अदरवाइज मत बताओ, गेस नहीं करना है ना। हाँ। तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता रहा, तो शायद वो एक इम्पैक्ट था कि उन्होंने अच्छे नंबर दे दिए और ठीक है, फॉर्चुनेटली सिलेक्शन भी हो गया। तो ये सर से बात हुई हमारी इनके पूरी जर्नी के बारे में, जैसे ही सर तैयारी शुरू की और सर इंटरव्यू क्रैक कर लिए, है ना। तो अब आखिरी में एक बार ओवरऑल कुछ कहना चाहते हो आप, मैसेज देना चाहते हो हमारे एस्पिरेंट्स को, जिससे वो मोटिवेटेड भी रहें, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ी परेशानी तो आती है पोस्ट की, सिलेक्शन की, इस तरह की परेशानी भी चलती है। तो आप कुछ बोलना चाहोगे? मोटिवेटेड रहने के लिए जो मेरा सजेशन है कि आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि आप यहाँ पे आए क्यों थे, तैयारी अपने शुरू क्यों की थी। अगर आपको ये चीज़ क्लियर है तो आप कभी डिप्रेशन में या इन सब चीज़ों में या नेगेटिव उसमें नहीं जाओगे। अगर आपको पता है, आपको रियल मोटिव पता था कि आप सिविल सर्विसेज में क्यों आ रहे थे, पता होना चाहिए। हर एक का डिफरेंट होता है, हर एक के अलग अलग रीज़न होते हैं यहाँ पे आने के। किसी को जॉब सिक्योरिटी चाहिए, किसी को पावर चाहिए, किसी को चेंजेस लाने, सबका अलग है ना। आपको अगर ये क्लैरिटी आपके मन में है कि आप क्यों आए थे, तो उस क्यों को अपन को पकड़ के रखना है, और उसी के बारे में जब भी आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं या डिमोटिवेटेड फील होता है या डिप्रेशन जैसा एंजाइटी वगैरह लगती है, तो ये चीज़ पता होना चाहिए आपने शुरू क्यों किया था। और अगर ये चीज़ आपको क्लियर है कि आपने शुरू क्यों किया था, तो आप उस चीज़ों से, उस नेगेटिव सेक्शन से बहुत जल्दी बाहर आ जाओगे। और यही चीज़ मेरा भी था, मुझे पता था कि भाई मैं वो जो मैंने घटना बताई थी
तो उस चीज़ से मुझे क्लियर था कि मुझे करना यही है। और आया क्यों था तो वो भी बताया है मैंने। तो ये चीज़ मुझे क्लियर थी, इसलिए मुझे ये मैंने बताया कि मुझे पता था कि मेरा सिलेक्शन होगा। मैंने आया था जब अभी रिजल्ट से पहले मैं घर से आया था, तो पहले ये था कि भाई जॉब वगैरह कुछ साइड में पकड़नी पड़ेगी, है ना। तो वो चीज़ मैंने क्लियर थी कि प्लान बी मैंने सोच लिया था कि प्लान बी, हाँ, हाँ। एक जरूरी पॉइंट छूट रहा था, प्लान बी। बिल्कुल इसके बारे में भी डिस्कस करना चाहिए कि दिस इज नॉट द एंड, ऑब्वियसली प्लान बी के बारे में थोड़ा सा बताइए आप। तो मैंने सोच रखा था कुछ कि हाँ ऐसे करके मनी अर्निंग एक सोर्स अपने आप को जनरेट करना है, पर ये छोड़ना नहीं है मुझे। वो चीज़ वो क्योंकि प्रायोरिटी है, वो प्रायोरिटी है, क्योंकि मैं यहाँ पे क्यों आया था, जो एक दिमाग में एक था फैक्ट कि मैं इस वजह से यहाँ पे आया था, वो रीजन मेरे मन में था। तो मुझे ये क्लियर था कि मुझे ये छोड़ना नहीं है। हाँ, मनी अर्निंग जरूरी है एक टाइम पीरियड के बाद, फाइनेंशियल फ्रीडम आपको, हाँ, इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस चाहिए ही। तो उसके लिए मैंने प्लान बी सोर्स सोच लिया था कि जैसे ये मेंस हो जाएगा 22 लाख, इसके बाद मैं अपने उस चीज़ पे वर्क करना शुरू करता हूँ। तो वो चीज़ क्लैरिटी थी, लेकिन थैंकफुली ऐसे उस चीज़ की नौबत नहीं आई। तो मैं ये बोलूँगा कि प्लान बी एक रखिए, क्योंकि ये फाइनेंशियल फ्रीडम होना बहुत ज़रूरी है। आप कभी भी एक रास्ते पे रिलाई नहीं कर सकते हैं। सब कहने की बातें होती हैं कि आपके पास ऑप्शन नहीं होना चाहिए, एक ऑप्शन रहेगा तो उसमें कारगर होगा। प्रैक्टिकल जो व्यावहारिक जीवन में या प्रैक्टिकल लाइफ में आपको प्रैग्मेटिक होना पड़ता है, और प्रैग्मेटिक होने के लिए आपको ये चाहिए होता है कि जिस चीज़ में आप वर्क कर रहे हैं वो तो करते ही रहिए, लेकिन व्यावहारिक रूप से देखिए कि समय आपके पास कितना है, टाइम कितना बचा है, और आप उस चीज़ में कितना रिसोर्सेज लगा रहे हैं, और उसके लिए रिसोर्सेज आप पा कहाँ से रहे हैं, है ना। इन सब चीज़ों को, सारे एस्पेक्ट्स को आपको सोचने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्लान भी अपने पास रखिए, और क्यों आपने ये शुरुआत की थी इसको अपने दिमाग में रखिए, बिल्कुल पा जाएंगे। कभी कभी सूनर और लेटर ये होता ही है ना। किसी को पहले अटेम्प्ट में मैंने देखा है डीसी बने हैं, 19 में 20 में कुछ ऐसा रिजल्ट आया कि 20 में छोटी पोस्ट में थे, 19 में डीसी या डीएसपी बन गए हैं, है ना। किसी को तीसरे अटेम्प्ट में मिलता है। तो मैंने कई अलग अलग 1-2 लोग थे जो बहुत ही टैलेंटेड थे, वो इधर तो नहीं हो पाए सिविल में, लेकिन फॉरेस्ट में बने, रेंजर बने या एसीएफ बने। तो अलग अलग एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलती है। अब टाइम ये थोड़ा सा पाना मुश्किल है कि आपको कब मिलेगी। बिल्कुल, आपको इसमें सब्र रखना पड़ेगा बहुत। वो तो कहते ही है ना कि परसेवरेंस और वो कंसिस्टेंसी, ये दो एस्पेक्ट हैं सिविल सर्वेंट बना के रखते हैं। एक्चुअली जरूरत भी है सिलेक्शन के बाद भी इन चीजों की, इसीलिए सिखा रहे हैं ये एग्जाम में। बिल्कुल जी। तो ये थे आपके विक्रम सर, जिन्होंने आपको सारी चीजें बताई। और कभी कुछ आपके मन में क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल कमेंट भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं सर से। कभी ऐसा होगा तो लाइव भी कर सकते हैं हम लोग, तो चर्चा करेंगे जिससे आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सके या इंटरेक्ट कर सके सर से। तो थैंक यू सो मच विक्रम सर अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे इस प्लेटफॉर्म में बुलाने के लिए, और जो भी होगा कमेंट में क्वेश्चंस रहेंगे उनको पिन कर दिया जाएगा। बिल्कुल, थैंक यू।